नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे कक्षा 10 के लिए हमारी पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान अध्याय संख्या 14 आज हम शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है राज्य सरकार का गठन एवं शक्तियां। जिसमें हम देखिए राज्य सरकार के गठन को लेकर के, यानी हम ये बात करें कि स्टेट लेवल पे हमारे गवर्नमेंट का पोर्शंस कैसा होता है, कौन कौन से पोर्शंस होंगे, हाई कोर्ट क्या है, ये सारी की सारी चीजें इस चैप्टर में हम देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाग संख्या 1, जिसमें हम देखेंगे विधानसभा और विधान परिषद। कि भाई विधानसभा और विधान परिषद का प्रारूप कैसा है, विधानसभा के पार्षद कौन कौन से हैं, पावरफुल कौन होता है, कैसे एक दूसरे से समन्वय स्थापित होता है, ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ सीख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विधानसभा और विधान परिषद के साथ में। देखो, अगर परिचय की बात करें सबसे पहले, तो संविधान के अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान मंडल होगा, जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदनों से तथा कुछ राज्यों में 1 सदन के द्वारा बनेगा। अनुच्छेद संख्या 168 क्या कह रही है कि भाई राज्यपाल भी होगा और कुछ राज्य, कुछ स्टेट्स ऐसे होंगे जहां पर ये 2 मंडल में विभक्त होगा, 2 पोर्शंस होंगे, 2 सदन होंगे। कितने सदन होंगे? 2। कुछ स्टेट्स ऐसे होंगे जहां पे एक ही सदन होगा। तो कहने का मतलब, कहीं पे होगा राज्यपाल प्लस 2 सदन होंगे, या फिर कहीं पे हमें देखने को मिलेगा राज्यपाल प्लस 1 सदन होगा, है ना। ये चीजें कहाँ कही गई हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई हैं और उसके अनुच्छेद संख्या 168 में कहा गया है। ये सेम लाइन है ऐसे कैसे। जिन राज्यों में 2 सदन होंगे उनके नाम विधानसभा और विधान परिषद होंगे। ठीक है। प्रत्येक राज्य में जनता द्वारा व्यस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक सदन होता है। विधानमंडल के इस सदन को विधानसभा कहा जाता है। और ये प्रश्न तुम्हारे लिए क्या बन जाता है? इंपॉर्टेंट बन जाता है कि विधानसभा से आप क्या समझते हो। 2 सदनों के नाम विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा है क्या चीज? कि भाई प्रत्येक राज्य में जनता द्वारा वयस्क मताधिकार, यानी कि 18 कंप्लीट कर ली ना, उसकी बात कर रहे हो, 18 और 18 प्लस की बात कर रहे हैं, उनके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक सदन होगा। विधानमंडल के इस सदन को हम विधानसभा के नाम से जानते हैं, याद रहेगा। जिन राज्यों में विधानमंडल का दूसरा सदन है, उस सदन को हम विधान परिषद कहते हैं। राज्यों के विधानमंडल एक सदनात्मक हो या द्विसदनात्मक हो, इस बात के निर्णय का अधिकार राज्य में निर्वाचित प्रतिनिधियों और भारतीय संसद को ही है। यानी कि कहने का मतलब कि जो हमारी गवर्नमेंट बैठेगी, निर्वाचित सदस्य बैठेंगे, विधानसभा सदस्य बैठेंगे, वो सब चीजें बैठेंगी, वो क्या करेंगे, इसका डिसीजन लेते हैं कि भाई यहाँ पे एक सदनात्मक होना चाहिए, 2 सदनात्मक होना चाहिए, और उन पे ही बात खत्म नहीं होगी। फिर हमारी जो संसद है, भारतीय संसद है, वो इसका डिसीजन करती है उन चीजों को इंक्लूड करके। तो इन दोनों की रजामंदी को महत्व दिया जाता है। हो गया? ठीक है। चलिए, वर्तमान समय में भारतीय संघ के केवल 7 राज्यों में, जिनमें उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में द्विसदनात्मक व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, तथा इससे बची हुई जो समस्त राज्य हैं उनमें एक सदनात्मक व्यवस्था या विधानमंडल हमें देखने को मिलता है। कहने का मतलब, अगर यूपी की तुम बात कर रहे हो, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, आंध्रा और तेलंगाना की बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी देखने को मिलेगी। जबकि शेष राज्यों में हम बात करेंगे तो वहां पे हमें केवल विधानसभा देखने को मिलती है। याद रहेगा, ये पूछा जा सकता है। ठीक है। द्विसदनात्मक विधानमंडल वाले इन 7 राज्यों में निम्नलिखित 3 अंग हमें देखने को मिलेंगे। वो मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया भाई, राज्यपाल होगा, विधानसभा या निम्न सदन होगा, विधान परिषद या फिर उच्च सदन होगा। तो ये 3 का पोर्शन हमें देखने को मिलेगा। इसी प्रकार अगर हम बात करेंगे कि जिनमें एक सदनात्मक है, वह राज्यपाल और विधानसभा हमें देखने को मिलती है। विधानसभा के गठन की बात कर लेते हैं। राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था 95वें संवैधानिक संशोधन 2001 के अनुसार जनवरी 2020 तक के लिए की गई है। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ देखिए, अगर निर्वाचन पद्धति की बात करें, अब तुम ये मत सोचना हम 24-25 में चल रहे हैं, 23-24-25 में चल रहे हैं, वो 20 की बात कर रहे हैं। सो हमें जो हमारी बुक्स के डेटाज हैं उन पे फोकस करना है। ठीक है। निर्वाचन पद्धति की बात करो, विधानसभाओं के सभी सदस्यों का मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। भाई विधानसभा सदस्य हो ना हमारे, विलेज चुनते हो कि नहीं चुनते, वो चीजें हैं यहाँ पे। चुनाव के लिए वयस्क मताधिकार और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली तथा साधारण बहुमत की पद्धति अपनाई गई है। सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य होते हैं। कहने का मतलब भाई ये है, जैसे मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र है, तो वहां से केवल एक ही बंदा
मतलब उसका निर्वाचन होगा एक ही बंदे का, वही जीत करके जाएगा। ऐसा नहीं एक क्षेत्र के लिए 2 प्रतिनिधि होंगे। तो ये बात सीधी-सीधी भाई एकल सदस्य ही होगा वहाँ से, है ना? एक ही एमएलए होगा। आगे योग्यताओं की बात कर लेते हैं। भारत का नागरिक कंपलसरी होगा, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद को धारण किए हुए नहीं होना चाहिए। वह पागल, दिवालिया घोषित ना हो, वह संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो। यानी कहने का मतलब ये है कि भाई जो भी चीजें होंगी कि मैं संविधान का पालन करूंगा, ऐसी जो भी शर्तें होंगी उन सबको वो पूरा करता होगा। तो ये सारी की सारी क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। सदस्यता की समाप्ति की अगर बात करते हैं तो दोनों मंडलों की बात कर लो, सदस्यता समाप्ति निम्न में से किसी भी परिस्थिति में की जा सकती है। अब दोनों मंडलों की बात कर रहे हैं, देखिए जैसे कोई भी व्यक्ति यदि राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उसे एक सदन से त्यागपत्र देना होगा। भाई अगर कोई विधान परिषद में भी है, विधान मंडल में भी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उसको अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा एक सदन से। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति राज्य के विधानमंडल और संसद दोनों में एक साथ हो जाता है तो भी उसे क्या करना पड़ेगा, एक जगह से उसे अपना त्यागपत्र देना होगा। एक साथ दो जगह वो नहीं रह सकता। आगे कोई भी सदस्य यदि विधानमंडल के संबंधित सदन की बैठकों में सदन की आज्ञा के बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो सदस्यता समाप्त। यदि किसी सदन का सदस्य बनने के बाद उसमें सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यता नहीं रह जाती है तो भी सदस्यता समाप्त हो जाती है। अब देखो कार्यकाल, राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। राज्यपाल द्वारा इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, वो सब मैटर्स करते हैं। परंतु यदि संकट काल की घोषणा प्रवर्तन में हो तो संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा तथा किसी भी अवस्था में संकट काल की घोषणा समाप्त हो जाने के बाद 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। अरे भाई देखो 12 माह के लिए मैक्सिमम बोला है इन्होंने, संकट काल लग गया, आज ही लग गया, 12 माह बढ़ा दिया, 1 महीने बाद संकट काल की घोषणा क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो मैक्सिमम अब कितना टाइम रहा, 11 माह रहा, पर उस 11 माह के लिए नहीं रहेगा, अब मैक्सिमम आप उसे 6 माह के लिए रख सकते हो और फिर उसे क्या करना पड़ेगा, डिसमिस करना ही पड़ेगा। समझ गए, ठीक है। चलो विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति, प्रत्येक राज्य की विधानसभा के 2 मुख्य पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। देखो इन दोनों का चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही करते हैं तथा इनका कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल तक की होता है। इससे पूर्व अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दे सकता है। ले भाई तू मेरा ले और मैं तेरा ले लेता हूं, ऐसा कर सकते हैं वो आपस में। चलो इन दोनों को विधानसभा के बहुमत द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है, किंतु इस प्रकार के प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिसके भी विरुद्ध प्रस्ताव लाना है उसको देना क्या है, आवश्यक है। 14 डेज पहले बता देंगे भाई ये फील्डिंग तुम्हारे लिए इंक्लूड कर दी गई है, जम गई है, अब तुम्हें इसका सामना करना है, तो सब 14 दिन पहले ही तुम्हें बता रहे हैं ये बात है भाई, तुम्हें हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं तुम्हारे विरुद्ध, ये काम तुम करो, क्या करना है तुम्हें, ठीक है। अधिकार और कार्यों की बात करें कि वह विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। अध्यक्ष तो काम तो करेगा ही ना। सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखना मुख्य उत्तरदायित्व है तथा इस हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही करने का उसको अधिकार है। भाई वो किसी को कहता है कि बाहर निकल जाओ, वो सब चीजें होती है ना, तुम देखते हो ना कई बार टीवी पे विधानसभा चलती रहती है, बैठ जाइए आप बैठ जाइए, तो वो सारी चीजें ये व्यवस्था बनाने का कार्य करते हैं। सदन का कोई भी सदस्य सदन में उसकी आज्ञा से ही भाषण दे सकता है। वह सदन की कार्यवाही में ऐसे शब्दों को निकाले जाने का आदेश दे सकता है जो असंसदीय या अशिष्ट हैं। सदन के नेता के परामर्श से वह सदन की कार्यवाही का क्रम निश्चित कर सकता है। साथ ही साथ वह प्रश्नों को स्वीकार करता है तथा नियम विरुद्ध होने पर उन्हें अस्वीकार भी कर देता है। नहीं नहीं आपका ये प्रश्न ठीक नहीं है ऐसा बोल के वो उसको नेग्लेक्ट भी कर सकता है। वह मतदान पश्चात परिणाम की घोषणा भी करता है। सामान्य परिस्थिति में वह सदन में मतदान में भाग नहीं लेता, लेकिन किसी प्रश्न पर पक्ष विपक्ष में समान मत होने पर वह निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। तो उसके पास में एक निर्णायक वोट होता है भाई, 50 इस तरफ है 50 उस तरफ हो गए, अब एक वोट की जरूरत है मेजर को बनाने के लिए, तो उस समय कौन करेगा, अध्यक्ष अपना निर्णायक मत यूज कर सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय अध्यक्ष ही करता है। बच्चों
दल बदल संबंधी याचिकाओं पर भी वो निर्णय देता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में इन सभी कार्यों का संपादन उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाता है और ये वही व्यक्ति है जो सदन के बहुमत दल में से चुना गया था, है ना, ये दोनों वहीं से चुने गए थे ना। ठीक है, चलो इसके बाद में हम बात कर लेते हैं विधानसभा की शक्तियों और कार्य की। संविधान के द्वारा राज्य विधानसभा को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं जो इस प्रकार है, काफी सारे इसके पास पावर्स होते हैं। विधायी शक्तियों में देखो, राज्य की विधानसभा को सामान्यता उन सभी विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है जो राज्य सूची में है तथा संवर्ती में दिए गए हैं। कहने का मतलब यह है कि जब हम संविधान की बात करते हैं, तीन सूचियां हमें देखने को मिलती है, राज्य सूची, केंद्र सूची और संवर्ती सूची। राज्य सूची और संवर्ती सूची में जो भी टॉपिक्स हैं उन पर सामान्यतः कानून बनाने का जो काम है वो विधानसभा करती है। ये आगे बढ़ता है कि संवर्ती सूची के विषयों में डिस्प्यूट होता है तो केंद्र अपना कुछ पक्ष रखती है, वो सारी बातें आगे हमें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आगे देखिए, साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, परंतु इसके संबंध में अंतिम शक्ति विधानसभा को ही प्राप्त है। साधारण विधेयक की बात करें, अब देखो वित्तीय शक्तियों की बात करते हैं। विधानसभा को राज्य के धन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है। आय व्यय का वार्षिक लेखा यानी बजट विधानसभा से ही स्वीकृत होने पर ही शासन के द्वारा आय व्यय से संबंधित कार्य किया जा सकता है। बजट पेश होता है ना, देखा होगा तुमने भी। विधानसभा से संबंधित विनियोग विधेयक पारित होने पर ही सरकार सिंचित निधि का जो व्यय है, सिंचित निधि से व्यय है, उसको करने के लिए धन निकाल सकती है। कब निकाल सकती है? जब विधानसभा से विनियोग विधेयक पारित होगा तभी। इसके अलावा प्रशासनिक शक्तियों में देखो, संविधान द्वारा राज्य के क्षेत्र में भी राज्य मंत्रिमंडल अपनी नीति एवं कार्यों के लिए विधानमंडल विशेष रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। वो ग्राम पंचायत ग्राम सभा वाला मैटर दिख रहा है यहाँ पे, क्लियर? ठीक, बिल्कुल। विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों द्वारा मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मंत्रिमंडल के विरुद्ध निंदा या आलोचना, काम रोको का प्रस्ताव पास किया जा सकता है। साथ ही साथ इन सब के अतिरिक्त विधानसभा के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास किया जा सकता है जिसके कारण मंत्रिमंडल को पद त्याग करना पड़ता है। ये वाला काम भी यहीं से ही होता है। क्लियर हुआ इतना सब कुछ? अब देखो, संविधान में संशोधन की बात करें तो वो भी विधानमंडल के द्वारा, विधानमंडल के इस सदन के द्वारा ही की जाएगी। कैसे? हमारे संविधान की कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनमें संशोधन के लिए संसद में विशेष बहुमत के आधार पर पारित प्रस्ताव को कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। पावर ऑफ अटर्नी यहाँ हमें देखने को मिलती है। बच्चों इसके साथ साथ देखिए, राज्य विधानमंडलों को संविधान संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार नहीं है। प्रस्तावित करने का नहीं है, परंतु हमने ये पढ़ा कि कैसे कुछ राज्य विधानमंडल ऐसे हैं जहां से उनकी, मतलब हम कह रहे हैं कि वो चाहिए ही चाहिए हमें, उनकी मेजोरिटी वहां पर बिलोंग करेगी। राज्य विधानमंडल तो केवल स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते हैं भाई, पसंद या नापसंद। ठीक है, निर्वाचन संबंधी बात करें तो विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य हैं राष्ट्रपति या राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसके अलावा राज्य की विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का चुनाव भी विधानसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। विधान परिषद की बात करेंगे तो, है ना। साथ ही साथ विधान परिषद के का गठन की बात कर लें तो देखिए, राज्य के विधानमंडल का जो द्वितीय या उच्च सदन है जिसे हम विधान परिषद के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। संविधान में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उसकी विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी तथा न्यूनतम 40 तो होनी ही चाहिए। विधान परिषद की जो हम संख्या कह रहे हैं, सदस्य संख्या, वो क्या होगी? जैसे मानो भाई 1/3 की बात कर रहे हो, 150 सदस्य हैं किसी विधानसभा में, तो उसका 1/3 निकाल लो, सीधा सीधा 50। कितने होंगे? 50 सदस्य होंगे। अब मान लो किसी का 100 ही है, उसका 1/3 जब हमने निकाला तो अप्रोक्स 34 सदस्य हमने माने, परंतु ये शर्त क्या है? कम से कम कितने होने चाहिए? 40 सदस्य तो होने ही चाहिए। क्लियर रहेगी ये बात? ठीक है, आगे सदस्यों का निर्वाचन एवं मनोनयन। स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल संसद द्वारा कानून निर्धारित करने पर उस राज्य की नगर पालिकाओं, जिला परिषदों तथा अन्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा 1/3 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। पहला क्लियर? ठीक है।
विधानसभा का निर्वाचक मंडल, विधान परिषद की निर्धारित संख्या के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जो विधानसभा के सदस्य नहीं होंगे। वैसे भी हमने पहले पढ़ा हुआ, दो पोर्शंस में वर्क नहीं कर पाएंगे, एक पोर्शन से उन्हें रेजिग्नेशन देना ही पड़ता है। दो पोर्शंस में वर्क नहीं करेंगे, चाहे वो विधान परिषद विधानसभा की बात करें, विधानसभा या फिर संसद की बात करें, दो पोर्शंस में वर्क एक साथ नहीं होगा। फिर आगे आगे हम देख रहे हैं स्नातकों का निर्वाचक मंडल। यह स्नातक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों का निर्वाचक मंडल होता है जो उस राज्य में रहते हों जिन्होंने स्नातक स्तर की परीक्षा 3 वर्ष पूर्व उत्तीर्ण कर ली हो। यह निर्वाचक मंडल कुछ सदस्यों के 1/12 भाग का चुनता है। कहने का मतलब टोटल जो कुछ मंडल के सदस्य हैं उनमें से 1/12 भाग को ये चुनते हैं, चूज करते हैं। अध्यापकों का निर्वाचक मंडल, इसके अंतर्गत राज्य के किसी भी माध्यमिक विद्यालय या इससे उच्च शिक्षण संस्थाओं में 3 वर्ष से अधिक समय से जो पढ़ा रहे हों वो चीजें, और यह निर्वाचक मंडल कुल सदस्यों का 1/12 भाग को चुनता है। अब इस चीज को हम समझो, ये 4 मंडल अभी तक तुमने देखे ना, कोई 1/3 कर रहा है ना, कोई 1/12 भाग को ले रहा है, यानी 12 में से 1 भाग को वो चूज करेंगे, ये जो मंडल होगा, है ना। अब आगे राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल द्वारा किया जाता है, जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष रुचि रखते हैं। तो इस प्रकार से जो टोटल नंबर ऑफ सदस्य है वो हमारे सामने आ जाएगा इस पोर्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे देखिए योग्यताएं वही होंगी, भारत का नागरिक हो, एज एज का देखते हैं, वहां हम 25 वर्ष देख रहे थे, यहाँ हमें 30 वर्ष देखने को मिलेगा। वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, ये चीजें में ध्यान रखनी है। अब वह पागल दिवालिया वाली वही चीज आ गई, और संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित जो शर्तें हैं वो उन्हें पूरी करता हो, ये सारा का सारा वही पोर्शन देखने को मिलेगा, सेम टू सेम। बस एज फैक्टर है, वहां 25 ईयर्स की हम बात कर रहे थे, और यहाँ जब हम बात कर रहे हैं वो 30 ईयर्स की बात कर रहे हैं। सरपंच वाले में हमने देखा था 21 ईयर्स की बात कर रहे थे, और मताधिकार की बात कर रहे हैं तो 18 की बात करेंगे और प्लस की बात करेंगे। ठीक है, चलो आगे कार्यकाल की बात करें। विधान परिषद स्थायी सदन है जिसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में बदलते हैं, उसके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित होते हैं। इसका कार्यकाल 6 वर्ष है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। स्थायी सदन है, 1/3 चले जाएंगे, फिर 1/3 आएंगे, फिर 1/3 चले जाएंगे, फिर 1/3 आएंगे, ऐसा रोटेशन से यहाँ हमें देखने को मिलता रहेगा। पदाधिकारियों की बात करें, विधान परिषद अपने सदस्यों में से एक सभापति और एक उपसभापति का चुनाव करती है। विधान परिषद को इन्हें पद से हटाने का भी अधिकार होता है। भाई जो चुना है हमने चुना है, हम हटाएंगे ना, ऐसी बात है। विधान परिषद अपने सदस्यों में से एक सभापति चुनेगी, एक उपसभापति चुनेगी, पर यहाँ विशेष जो पॉइंट है हमारे लिए ध्यान देने वाला वो ये है कि इन्हें पद से हटाने का कार्य भी यहीं पर ही होगा, इनको अधिकार प्राप्त है उस चीज का। क्लियर। अब देखो विधान परिषद की जो शक्तियां हैं, कानून निर्माण की देखो, कार्यपालिका संबंधित और वित्तीय संबंधित, इन पर भी हम चर्चाएं कर लेते हैं। देखो कानून निर्माण की बात करते हैं। धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं तथा यह विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित होना चाहिए। धन विधेयक को छोड़ करके बचे हुए सारों की बात कर रहे हैं। आगे संविधान के अनुच्छेद 197 के अनुसार यदि कोई विधेयक विधानसभा में पारित होने के पश्चात विधान परिषद द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है या विधान परिषद द्वारा विधेयक में संशोधन परिवर्तन करती है तो विधानसभाओं को स्वीकार नहीं है। जो मतलब कि भाई कहने का मतलब ये आ गया कि अगर अनुच्छेद 197 ऐसी व्यवस्था करता है कि कोई विधेयक ऐसा है जो विधानसभा में पारित हो गया है, वहां से वो विधान परिषद के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया, साथ ही साथ विधान परिषद ये भी कहती है कि उसमें विधेयक में संशोधन करो या परिवर्तन करो जो विधानसभाओं को स्वीकार नहीं है, इस स्थिति में अब क्या होने वाला है वो देखो तुम। अथवा विधेयक प्रस्तुत करने की तिथि से 3 माह बाद भी पारित नहीं किया जाता है तो विधानसभा उस विधेयक को पुनः स्वीकृत करके विधान परिषद को भेजती है। ये हो गया भाई, उन्होंने नहीं किया तो 3 माह का वेट किया, अब उसे वापस स्वीकृत करके पुनः भेजा गया है। अब आगे की स्थिति देखो, विधान परिषद विधेयक को पुनः अस्वीकृत कर देती है तथा विधेयक प्रस्तुत करने की तिथि से 1 माह बाद तक भी विधेयक पारित नहीं करने पर भी दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा। तो यहाँ पर विधानसभा का जो रोल ऑफ मॉडल है वो हम देख रहे हैं थोड़ा पावरफुल देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार विधान परिषद किसी विधेयक को 4 माह तक रोक सकती है, विधेयक को समाप्त
नहीं कर सकती। तो इसका रोल तो तुम समझ ही गए होंगे, है ना? कार्यपालिका संबंधी विधान परिषद के सदस्य मंत्री परिषद के सदस्य हो सकते हैं। विधान परिषद प्रश्नों, पूरक प्रश्नों, प्रस्तावों तथा वाद विवाद के आधार पर मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखती है। उनसे पूछती रहती है कोई विधान परिषद में कि भाई ये प्रश्न आपने कैसे किया मंत्री जी, ये कार्य कैसे किया, इसके आंकड़े दीजिए, इसका आंसर दीजिए। तो उस प्रकार से वो उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। लेकिन उसे मंत्री परिषद को पदच्युत करने का अधिकार नहीं है। यह कार्य विधानसभा के द्वारा ही किया जाता है। जो हमने उस समय देखा था ना कि कैसे हटाना है मंत्री को, वो सारे के सारे परमिशंस विधानसभा के पास है, ना कि विधान परिषद के पास में। अब वित्त संबंधी बात कर लें। धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं किया जा सकता। धन विधेयक की बात है, बाकी सबकी तो हमने चर्चा कर ही ली। विधानसभा जब किसी धन विधेयक को पारित कर विधान परिषद के पास भेजती है, तो विधान परिषद 14 दिन तक धन विधेयक को अपने पास में रोक सकती है, और उसके बाद में क्या होने वाला वो तुम्हें पता ही है। यदि वह 14 दिन के भीतर अपने संशोधन सहित विधेयक विधानसभा को नहीं लौटाती है, तो वह विधेयक उसी रूप में दोनों सदनों में पारित समझा जाता है 14 दिन की अवधि तक। क्लियर? ये प्रश्न पूछ सकता है। अब राजस्थान में विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया एवं वर्तमान स्थिति की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, राजस्थान में वर्तमान में हम देख पा रहे हैं कि राज्यपाल और विधानसभा का प्रारूप हमें देखने को मिलता है। तो राजस्थान में वर्तमान में राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन ही है, जिसे विधानसभा के नाम से जाना जाता है। विधान परिषद के गठन संबंधित प्रस्ताव विधानसभा ने पारित कर केंद्र सरकार को अनुमति एवं अनुमोदन हेतु भेजा है। ये भी भेज दिया गया है। वर्तमान में गठन प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास है, अतः राजस्थान में विधानमंडल का द्वितीय सदन नहीं है। केंद्र सरकार के अनुमोदन के पश्चात ही गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमने एक चीज समझने की कोशिश की कि जो हमारा हम कह रहे हैं कि राज्य का जो हम प्रश्न ये देख रहे हैं, सदन देख रहे हैं, वहां पर त्रिस्तरीय सदन की हमने चर्चा ही करी, जहां हमने राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद की बात करी। और राजस्थान के लेवल पे जब हम आते हैं तो हमें ये पता चलता है यहाँ पे केवल विधानसभा कार्यरत है। विधान परिषद का जो प्रारूप है या हम कह रहे हैं कि अनुमोदन है, वो संसद के पास में भेज दिया गया, क्योंकि ये मैंने पहले भी चर्चा की थी कि विधानसभा के द्वारा होगा और फिर संसद उसकी अनुमति प्रदान करती है, उसके ऊपर चर्चाएं रहती हैं। तो वो चीजें हैं। तो वर्तमान में अगर हमसे पूछा जाता है तो राजस्थान में केवल एक ही सदन यानी कि विधानसभा ही कार्यरत है। विधान परिषद का यहाँ अभी गठन नहीं हुआ है, ये चीज तुम ध्यान रखोगे। तो अब मुझे लगता है कि इस विधानसभा और विधान परिषद को लेकर के जो भी डाउट्स होंगे वो सारे आपके क्लियर हो गए होंगे। सब चीजें क्लियर हो गई। योग्यताएं क्या है, कैसे सदस्य का चुनाव होता है, कौन कौन से मंडल्स बनाए जाते हैं, है ना, वो सब चीजें हमने यहाँ पे देख ली है। तो बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, जहां हम और आगे हमारा जो राज्य सरकार की गठन और शक्तियों नामक जो चैप्टर है उसके और डीप में चलेंगे, कुछ और पोर्शंस देखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।